Good morning, everyone. So, we have completed the chapter till this topic self as subject, and self as object. I've already explained you कि self as subject क्या होता है और self as object क्या होता है. Object कब होता है वो जब उसके साथ कुछ हो रहा हो, और subject कब होता है वो जब वो किसी के साथ कुछ कर रहा हो. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि आई कैन डांस या फिर आई एम डांसिंग. ठीक है. तो वो क्या कर रहा है, वो डांस कर रहा है ना, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो एक सब्जेक्ट हुआ. और कोई अगर बोलता है आई ऑलवेज फील लोनली या फिर एवरी वन ऑलवेज मेक्स मी फील सैड. ठीक है. एवरी वन ऑलवेज मेक्स मी फील सैड, कोई इंसान पर्टिकुलर इंसान बोल रहा है, तो वो अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट, कि उसके साथ कुछ हो रहा है. ठीक है. उसके साथ कोई और कुछ कर रहा है. ठीक है. ये हो गया. अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे काइंड्स ऑफ सेल्फ. किस किस टाइप के सेल्फ होते हैं? सोशल सेल्फ, पर्सनल सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं. सेल्फ एक ना बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है, बहुत चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ होता है. ये नहीं कि सिर्फ आपकी एक ही आइडेंटिटी हो, एक ही सेल्फ हो. ठीक है. आपकी बहुत सारी चीज़ों में आइडेंटिटी हो सकती है. आपकी पर्सनल आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी सोशल आइडेंटिटी हो सकती है, बहुत चीज़ें होती हैं. ठीक है. हम वही पढ़ने वाले हैं. देर आर सेवरल काइंड ऑफ सेल्फ. दे आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ आर इंटरेक्शन विद आर फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट. बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है. The first elements of self may be noticed when a newborn child cries for milk when it is hungry. Although this cry is based on reflex, this later leads on to the development of awareness that I am hungry. This biological self, in the context of socio-cultural environment, modifies itself. While you may feel hungry for chocolate, an Eskimo may not. आप ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपकी वांट्स है ना, ये जो बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में इसने बताया, जैसे कि वो चाइल्ड कह रहा है कि आई एम हंग्री. ये बायोलॉजिकल जो उसका सेल्फ है वो ये चीज़ मांग रहा है ना कि हाँ मुझे खाना चाहिए, आई एम हंग्री. ठीक है. अब ये भी ना सोशियो कल्चरल इफेक्ट भी आता है इसमें. आप अर्बन एरिया में रहते हो. ठीक है. आपको बहुत सारी शॉप्स के बारे में पता है, बहुत सारी चॉकलेट कंपनीज के बारे में पता है, तो आप कह रहे हो कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली कैडबरी की ही चॉकलेट चाहिए, ये वाली. ठीक है. आप ये बोल रहे हो. यही अगर कोई मतलब एकदम ट्राइबल एरिया का बच्चा है, या फिर ये एस्किमो है, जैसे ये जो एस्किमोज वगैरह हैं, ये हमारे इनको कुछ आइडिया होगा कि ये अर्बन एरियाज में क्या चल रहा है, ये कोई कंपनी है या नहीं है. तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इफेक्ट करता है द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को. ठीक है. बेसिक चीज है. अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सनल एंड सोशल सेल्फ. बिल्कुल. द पर्सनल सेल्फ, अब देखेंगे कि एक डिस्टिंक्शन है पर्सनल और सोशल सेल्फ में. हम बोलते हैं ना कि हमारी पर्सनल लाइफ अलग है, हमारी ऑफिशियल लाइफ या फिर सोशल लाइफ जो भी है वो अलग है. ठीक है. तो डिस्टिंक्शन है बीच में. ठीक है. आप खुद खुद वाली जो चीज आ गई वो आ गई इंडिविजुअलिस्टिक. ठीक है. और जो सोशल सेल्फ में आ गई वो सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ आप कैसे रह रहे हो, वो वाली चीज है. ठीक है. ये चीज है. Personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. Primarily concerned with oneself. We have talked about how biological needs lead to the development of biological self. ये जो हमने हंगरी का एग्जाम्पल पढ़ा, यही है biological needs and biological self. But soon a child psychologist and social needs in the context of his or her environment leads other components of personal self to emerge. ठीक है. Emphasis comes to be laid on those aspects of life that relate only to the concerned person. पर्सनल सेल्फ कैसे डेवलप होता है? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, या फिर जैसे इन्वायरमेंट से आप एक्सपोज हुए हो, जैसी चीज़ें आपने सीखी हैं या पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने अडेप्ट करी हैं, वो आपके उस ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. वो ऐसा नहीं है कि आप सेम, जैसे कि दो इंसान हैं सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उन दोनों का पर्सनल सेल्फ बहुत ही डिस्टिंक्ट है, तो वो प्राइमरली इंसान पे डिपेंड करता है और वो कंसर्न विद वन सेल्फ ही होता है. ये चीज है हमारा. अब है हमारा द सोशल सेल्फ इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स. जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी की लोगों के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वो सोशल सेल्फ आ जा रहा है. एंड एम्फेसाइजेस एज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज कोऑपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग. दिस सेल्फ वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स. बिल्कुल. ये कौन से सेल्फ की बात हो रही है? ये हमारे सोशल सेल्फ की बात हो रही है. ये फैमिली को वैल्यू करता है और सोशल रिलेशनशिप्स को भी वैल्यू करता है. फैमिली भी एक काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप ही है. आपसे तो वो अलग है ना, आपसे तो डिस्टिंक्ट है ना, तो एक सोशल रिलेशनशिप के ही कॉन्टेक्स्ट में आ जा रही है फैमिली भी. ठीक है. हेंस इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ.
सोशल सेल्फ की बात कर रहे हैं हम, फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी बोल सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है ना, पर्सनल सेल्फ ये है कि खुद की आइडेंटिटी से कंसर्न है इंसान, और जो हमारा ये सोशल सेल्फ है वो है दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में भी, दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि कैसे कंसर्न है। इसमें कॉपरेशन जैसी चीज़ों को, काइंडनेस जैसी चीज़ों को, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर जैसी चीज़ों को, एम्पैथी जैसी चीज़ों को, ऐसी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पर्सनल सेल्फ में सेल्फ की बात होती है, खुद से कंसर्न है इंसान। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज ये बेसिक डेफिनेशंस है, ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशंस है। इसमें मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल देखना है, फिर एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन, फिर आपको सेल्फ एस्टीम का मतलब देखना है, डेफिनेशन देखनी है। यही चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। हमारे स्कूल में तो ऐसे आया करता था कि अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए, उसमें है कि तीन वर्ड्स दे दिए, उसको हमें डिस्क्राइब करना था और वो 3 मार्क्स हमें मिल जाते। तो ऐसी कभी कभी हमसे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, इन सब के डेफिनेशन पूछ लेते थे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव शोन इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ सेल्फ। बिल्कुल, ये तो छोड़िए, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टडीज हैव ब्रॉट ये वी क्लिंज to the personal and social identities and feel safe in the knowledge that remains stable in our life. Like काफी हद तक स्टेबल, ये नहीं कि एकदम एब्सोल्युटली स्टेबल, काफी हद तक स्टेबल। The way we perceive ourselves and ideas we hold about our competencies, कि मैं ये करने लायक हूँ, I'm competent to do this thing, and attributes is also called self concept. ये very important, ठीक है। द वे वी परसीव आर सेल्फ, हम अपने आप को, खुद को कैसे देखते हैं, और जो हम आइडिया रखते हैं अपने बारे में, अपनी कॉम्पिटेंसीज के बारे में, अपने एट्रीब्यूट्स यानी कि हमारी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो हमें कुछ अच्छी चीज़ें, कोई अच्छा एट्रीब्यूट है उसके बारे में या कंपीटेंसी के बारे में, वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब खुद के बारे में जो आपने एक कंसेप्ट बना रखा है ना, वो चीज़ है। अगर लेमन लैंग्वेज में देखिए कि खुद के बारे में जो कॉन्सेप्ट बना रखा है, वैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। At a very general level, this view oneself is overall either positive or negative, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, जैसे आप किसी टीनेजर का सेल्फ कॉन्सेप्ट देखोगे और किसी अडल्ट का जिसने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक समझ लिया है या काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखा हुआ है। एक टीनेजर, उसके मतलब यू नो इट, हार्मोन्स हाई होते हैं एंड देन इमोशनली बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम हो जाएंगे, टीनेजर्स में रहता है ये, ठीक है। तो तब आप देखोगे तो इन जनरल, सबका नहीं कह रही, इन जनरल जब सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है तो टीनेजर्स का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना अपने आप को लेके, वो हो जाता है लो। लो क्यों होता है, किस चीज़ की वजह से? क्योंकि वो अपने एट्रीब्यूट्स पे भरोसा नहीं करते, वो अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, वो अपनी कॉम्पिटेंसी से भरोसा उठा चुके हैं कि आई एम नॉट कम्पीटेंट टू डू दिस, ये मेरे से बेटर कोई और कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये वो यही सब चीज़ें। तो उसका क्या हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया नेगेटिव, ठीक है। वहीं कोई एडल्ट है जिसने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है, अब वो चीज़ें समझ रहा है, इमोशनली स्टेबल है और अपनी कॉम्पिटेंसीज पे बिलीव कर रहा है, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में वो अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है या फिर और अच्छे से बता रहा है, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, उसके डेफिनेशन बता दी। अब हमने ये भी बता दिया कि इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बेसिक चीज है। अ पर्सन में हैव वेरी पॉजिटिव व्यू, एग्जैक्टली कि मैं बहुत अच्छा हूं, या फिर एक ही इंसान में भी ऐसा भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव व्यू होगा कि भाई मैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, लेकिन वहीं उससे पढ़ाई की बात कर ली जाए, उसका उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो सकता है कि हाँ मैं अच्छा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, वो अपने आप को एकेडमिकली कंपीटेंट नहीं मानता, ठीक है। अब है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम आपने बहुत बार सुना होगा कि अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखो, ठीक है, आपको कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, सेल्फ एस्टीम हाई रखनी है, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा। सेल्फ एस्टीम होती क्या है, क्या होती है सेल्फ एस्टीम? सेल्फ से पता चल रहा है, हाँ खुद के बारे में कुछ बात हो रही है। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? इंसान की जो खुद की जजमेंट होती है ना अपने बारे में, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, सॉरी, हाई या लो होती है, ठीक है। इंसान का जो खुद का आइडिया है, खुद का जजमेंट है अपने बारे में कि हाँ मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूं, या फिर ये कि मैं
ठीक इंसान हूँ, मैं खराब इंसान हूँ, मैं बहुत ज्यादा खराब इंसान हूँ। यहाँ वाला जो इंसान है उसका ये है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वेरी लो। जो यहाँ वाला इंसान है जिसका है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, उसका सेल्फ एस्टीम इज वेरी हाई। ठीक है, ये चीज है। Self esteem is important aspect of ourself. As persons, we always make some judgment about one's value or worth. बिल्कुल अपनी वैल्यू के बारे में सब सोच रहे हैं, वर्थ के कि एम आई वर्थलेस, या मेरी क्या वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये सोचते हैं लोग। तो ये क्या है, आपका सेल्फ एस्टीम है। आपका सेल्फ एस्टीम एक्चुअली हाई होना भी चाहिए, ठीक है, वरना आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम हाई होगा, ओवरऑल ओवरऑल माइंड का जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल माइंड का ऑरा पॉजिटिव रहेगा। दैट्स द थिंग। तो द जजमेंट अबाउट one's own value or worth, this judgment is known as self-esteem. Very important definition. Okay, some people have high self-esteem whereas others may have low self-esteem. बिल्कुल सही, आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं इसके। अब है हमारा whereas others may have low a variety of statements to a person and ask her him to indicate the extent to which those statements are true for her or him. For example, we may ask I am good at homework. ये सेल्फ एस्टीम है कि मेरा सेल्फ एस्टीम हाई है, तो मैं तो ये अपने बारे में पॉजिटिव बोलूंगी क्योंकि मेरा सेल्फ एस्टीम हाई है, हाँ मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। Studies indicate that by age of 6 to 7 years, children seem to have formed self-esteem at least in 4 areas. 4 जगहों पे सेल्फ एस्टीम बन चुका होता है। कहाँ कहाँ? 6 to 7 ईयर्स की एज में बच्चे को होश आता है कि अच्छा, आई एम अ लिविंग बींग, आई लिव इन अ सोसाइटी, मैं ये चीज़ें करता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ, क्या आई एम बेटर एट दिस, क्या आई एम बेटर एट दैट। ठीक है, अपने एज के बच्चों से मैं कितना हाई हाई चल रहा हूँ, किस किस चीज़ों में हाई चल रहा हूँ। एक तो एथलेटिक कंपिटेंसी आ जाती है, एक क्या आता है हमारा, एक आता है एकेडमिक कंपिटेंसी। एथलेटिक हो गया, एकेडमिक हो गया, फिर आता है हमारा सोशल कंपिटेंस। सोशल कंपिटेंस, सोशली कैसे कंपिटेंट है हम, कि वो बच्चा है 4 लोगों के बीच में जा रहा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बातें कर लेते हैं, सोशली बहुत कंपिटेंट रहते हैं, अच्छा सोशल इंटरेक्शन रहता है, वेराज कुछ बच्चे उनका सोशल इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं रहता। तो सोशल कंपिटेंस की ये बात हो गई। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो जाएगा फिजिकल अपीयरेंस पे। फिजिकल अपीयरेंस पे इनका कंपिटेंस डेवलप हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम फिजिकल अपीयरेंस पे डेवलप हो जाता है। और ये 6 to 7 ईयर्स की एज तक स्टार्ट होता है और ये जाता है मोर रिफाइंड होता जाता है जैसे एज के साथ साथ। और ये फिजिकल अपीयरेंस वाला सबसे ज़्यादा एडोलसेंस में आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस को लेके सेल्फ एस्टीम बच्चों का बहुत ज़्यादा लो रहता है। ये चीज़ है और ये प्रूवन चीज़ है कि हाँ, सेल्फ एस्टीम फिजिकल अपीयरेंस में बच्चों का बहुत कम रहता है। दिस इज नोन एज ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये 4 जो चीजें हैं ये ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम बता रही हैं, जो कि 6 to 7 ईयर्स तक डेवलप हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर। जितना सेल्फ एस्टीम हाई होगा उतना आपका जो एवरीडे बिहेवियर है वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, Children with high academic self-esteem perform better in school than those with low academic self-esteem. क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा, मेरे को ये बहुत मुश्किल चीज़ है, मेरे को समझ ही नहीं आएगा। वहीं पे जिसका सेल्फ एस्टीम हाई है वो कहेगा मेरे में अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं समझ सकता हूँ, आप मेरे को समझाओ, और उसको समझ भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम हाई है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यही सेम बात रही हमारी एथलेटिक कैपेबिलिटीज में या फिजिकल अपीयरेंस में। ठीक है, ये सारी चीज सेम रही। हाँ, सोशल कंपिटेंसी में वो बच्चा सोचता है कि मैं कैसे जाके बात करूँ, मेरे को तो बात करनी नहीं आती सामने वाले से। लेकिन वहीं पे एक बच्चा है वो कहता है कि मेरे को तो बहुत अच्छे से बात करने आती है, मुझे सब लोग पसंद करते हैं, मैं सब लोगों से अच्छी तरीके से बात करता हूँ, वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर लेगा सामने वाले से। ठीक है, सोशल कंपिटेंसी इससे पता चल रही है, इससे सोशल कंपिटेंसी पता चलेगी, हमारी एथलेटिक भी पता चल गई, एथलेटिक्स के बेसिस पे हमारी एकेडमिक पता चल गई, फिजिकल अपीयरेंस पे ये है कि आई लुक गुड, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, यही चीज है, सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपको पता है यू लुक गुड फिजिकली, ये चीजें हैं। उसके बाद हमारा सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। Self-efficacy is an important aspect of ourself. People differ in the extent to which they believe they themselves can control their outcomes, or the outcomes are controlled by the luck or fate of other situational factors. ठीक है, जो लोग सेल्फ एफिकेसी पे हाई होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो हर चीज जो आसपास हो रही है, उनके एनवायरनमेंट में हो रही है, जिन उनको लगता है कि हाँ आई कैन कंट्रोल इट। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ
प्रॉब्लम हो गई और इंसान को है कि कुछ किसी से कुछ माइनर प्रॉब्लम हो गई और उस इंसान को है कि हाँ मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, आई नो माई सेल्फ, मेरे को पता है मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा और इस डैमेज को अंडू कर दूंगा, उसकी सेल्फ एफिकेसी क्या है? उसकी सेल्फ एफिकेसी है हाई। वहीं पे एक इंसान है वो कह दे कि नहीं नहीं ये तो भगवान के भरोसे हुआ था, मेरे को कुछ नहीं पता, ये भगवान के भरोसे भी क्या, ये कि ये उसने ऐसा करा इस वजह से हुआ, वो खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो दूसरे पे टाल देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई नहीं, और वो ये कह देगा कि दूसरा दूसरा कर देगा उससे ठीक, मेरे से ठीक नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, तो उसकी सेल्फ एफिकेसी क्या है? उसकी सेल्फ एफिकेसी है लो। ओके, the notion of self-efficacy is based on Bandura's social learning theory. Bandura's initial stages show that children and adults learns by behavior by observing and imitating others. ये मॉडलिंग का एग्जाम्पल है जो हमने 11th में पढ़ा था। People's expectation of mastery or achievement and their convictions about their own effectiveness also determines the type of behavior in which they would engage, as also the amount of risk they would undertake. A strong sense of self-efficacy allow people to select, influence, and even construct the circumstances of their own life. People with a strong sense for self-efficacy also feel less fearful, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ जब मेरे कंट्रोल में है ही तो मैं क्यों डरूं, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो यही चीज है। हमें अगर सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन पूछी जाए तो हमें ये लिखना है, और उसके बाद अगर थोड़े बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो बैंड्यूरा का सोशल लर्निंग एक्सपेरिमेंट या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में भी हमें लिख देना है। ओके, self efficacy can be developed. People with high self efficacy have been found to stop smoking the moment they decide to do so. Our society, our parents, or our own positive experience can help in development of strong sense of self efficacy by presenting positive models during the formative years of चिल्ड्रेन। फॉर्मेटिव ईयर्स, जब बच्चे के माइंड का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, कॉन्क्रीट एज में है वो, तब अगर हम उसे दिखा रहे हैं ऐसे फिगर्स, ऐसे मॉडल फिगर्स या फिर रोल मॉडल टाइप की कि हाँ ये देखो ये जो सोचते हैं ये वो कर लेते हैं, इनमें इतनी अच्छी विल पावर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रूव होता है आगे जाके। जैसे किसी को अल्कोहल एडिक्शन है या फिर स्मोकिंग एडिक्शन है, तो वो इंसान जिस मोमेंट सोचता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, उसको पता है कि हाँ सब उसके कंट्रोल में है, वो छोड़ देगा, तो वो आराम से छोड़ देगा, ठीक है। वहीं जिसकी सेल्फ एफिकेसी लो है उसके साथ ऐसा सीन नहीं होगा, उनका थोड़ा प्रॉब्लम आएगी छोड़ने में, क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं बाकी सिचुएशनल फैक्टर से वो ओवर पावर हो जाएगा, खुद से वो थोड़ा सा दब जाएगा। अब है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। आप ये बताओ सेल्फ रेगुलेशन से आपको क्या समझ आ रहा है? क्या है सेल्फ रेगुलेशन? खुद को, खुद के इमोशंस को, बिहेवियर को रेगुलेट करना, बेसिक चीज लेमन लैंग्वेज में यही है। ओके, सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। चलो इसमें थोड़ा रिफाइंड वे में बता दिया, रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर, ठीक है। यही है सेल्फ रेगुलेशन, ऑर्गेनाइज कर दिया, मॉनिटर कर लिया, मॉनिटर करने के बाद ऑर्गेनाइज करा। बेसिकली पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। जो जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, जो जल्दी से अडेप्टेशन कर लेते हैं, वो लोग हाई होते हैं ऑन व्हाट, ऑन सेल्फ रेगुलेशन फैक्टर, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? खुद को मॉनिटर करना और उस हिसाब से खुद के बिहेवियर को मॉनिटर करना और उस हिसाब से अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल फैक्टर, ठीक है। यही चीज है। मेनी सिचुएशंस ऑफ लाइफ रिक्वायर रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर एंड कंट्रोल ओवर वनसेल्फ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ चीज़ें हो रही हैं और आपको पता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो ताकि जो डैमेज है वो थोड़ा सा कम हो और आप चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सही तरीके से देख पाओ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो आप उतनी अच्छी तरीके से सिचुएशन को नहीं परसीव कर पाओगे, ठीक है। माइंड नहीं काम करता स्ट्रेस्ड होने पे। तो वही चीज़ है कि ये कैसे होगा। As human being, we can control our behavior the way we want. We often decide to delay or defer the satisfaction of certain needs. Learning to delay or defer the gratification of needs is called self-control. इसका बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ये हमारा हो गया जैसे कि व्रत होते हैं। व्रत होते हैं बेसिकली, व्रत किस लिए करे जाते हैं? ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, ठीक है। साइंटिफिकली तो यही है। व्रत होते हैं, उसमें अब ह्यूमन बॉडी है, रोज का खाना मांगेगी, हाँ मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। कुछ निर्जला व्रत होते हैं, ठीक है। और लोग फिर भी व्रत रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि मैं कितना रख सकता हूँ। इससे उन्होंने क्या करा, उनकी नीड्स क्या थी? उनकी नीड्स थी खाना, उनका नीड्स थी पानी। तो उन्होंने अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है थ्रू
देयर नीड्स, उसको उन्होंने डेफर कर दिया, यानी कि फ्यूचर में कह दिया कि आगे जाके, या डिले कर दिया। ठीक है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि डेफर और डिलेमेंट का, डिले का सेम चीज़ है। तो उन्होंने जो भी उनकी ग्रेटिफिकेशन थी, या जो उसको उस खाने से उनको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली थी, उन्होंने उस सेटिस्फैक्शन को, उस ग्रेटिफिकेशन को कह दिया कि नहीं, हम बाद में करेंगे। ये कैसे हुआ? सेल्फ कंट्रोल की वजह से हुआ कि नहीं, मुझे नहीं खाना, आई हैव टू गेट बेटर, मुझे ये करना है। या फिर अगर किसी ने अपनी आस्था से रखा है वो चीज़, तो मेरे को बेटर करना है, इस चीज़ की वजह से उन्होंने सेल्फ कंट्रोल अपनाया। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करा। ओके, अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैव ऑल्सो बीन सजेस्टेड। देखेंगे हमारी क्या क्या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर इज वन ऑफ देम, दिस प्रोवाइड्स अस विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर हमें किसी चीज़ को, उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो पहले हमें ये पता करना होगा ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्वेशन करनी होगी अपने बिहेवियर की। जिस बिहेवियर को कंट्रोल करना है, हमें उस चीज़ के लिए पहले ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा ना। ऑब्जर्व कर लिया हमने, हमें प्रॉब्लम मिल गई। अब हो गया सेल्फ इंस्ट्रक्शन इन अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक। पहले हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसका आप बताओ बेसिकली होना क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन कर लिया, मुझे किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, उसको क्या करूंगी? सबसे पहले ऑब्जर्व करूंगी कि बिहेवियर में प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसके बाद देखूंगी, अच्छा प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हमने देखा कि अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर हमने कोर्स ऑफ एक्शन पता लगा लिया, उसके बाद क्या करेंगे? सेल्फ इंस्ट्रक्ट करेंगे ना कि नहीं भाई ये नहीं करना है या ये करना है। क्या हो रहा है इससे? सेल्फ कंट्रोल ही तो हो रहा है। आपने सेल्फ खुद को इंस्ट्रक्ट करा कि नहीं ये, नहीं दैट। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हमारा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस हो रहा है। So self-instruction is another important technique. We often instruct ourselves to do something and behave the way we want to. Such instruction are quite effective in self-regulation. Self-reinforcement, this is the best. This involves rewarding behavior that you have pleasant outcomes. ये बहुत ट्राई करा है मैंने, जैसे कि सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ये मैंने बहुत करा है। लाइक मेरे जब बोर्ड्स थे, जब मैं बोर्ड्स दिए थे, तब आई डिड दिस थिंग कि मैंने ये सोचा था कि इफ़ आई स्टडी इतनी बजे से इतनी बजे तक, तो शाम को मैं मूवी देखूंगी एक। ठीक है, तो मूवी के लिए कि मुझे पता था कि अच्छा एट द एंड ऑफ द डे मेरे को एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं जो अपना बाकी का टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म करती थी। और फिर जब टास्क परफॉर्म कर लिया, उसके बाद मूवी देख ली, तो ये क्या हुआ? सेल्फ रिवॉर्ड हो गया ना ये। तो क्या हुआ? ये सेल्फ रीइंफोर्समेंट हो गया। कल्चर एंड सेल्फ, पहले ये बताओ क्या सेल्फ और कल्चर दो डिस्टिंक्ट चीजें हैं? क्या ये कनेक्टेड चीजें नहीं है? क्या ये इफेक्ट नहीं करती एक दूसरे को? करती हैं या नहीं करती हैं? कल्चर और सेल्फ। अभी हमने पढ़ा कि एक पर्सनल सेल्फ होता है, एक सोशल सेल्फ होता है। सोशल सेल्फ किस साइड जा रहा है? सोसाइटी में कल्चर आता है ना हमारे, तो सोशल सेल्फ उस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। ठीक है, several aspects of self seem to be linked to the characteristics of feature of the culture in which the individual lives. Okay, analysis of self carried out in Indian cultural context reveals a number of important features that is distinct of from those that is found in the western culture. ठीक है, अब बेसिक चीज हम ये देख लेंगे कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है हमारा, ये वाली फिगर, ये आपको बनानी है अगर आपसे सेल्फ एंड कल्चर के बारे में पूछा गया। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल्चर ही हो गया, वेस्टर्न कल्चर हो गया और इंडियन कल्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल और सेल्फ को सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता है, सेपरेट एंटिटी माना जाता है। ये रहा हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिविजुअल है उसको एक सोसाइटी का पार्ट माना जाता है कि हाँ सोसाइटी एक इंडिविजुअल से ही बनती है, तो इंडिविजुअल उसका पार्ट है। ठीक है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, ओवरलैपिंग। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव ये रहा कि हाँ कनेक्शन तो है, इंडिविजुअल और ग्रुप में कनेक्शन तो है। अब फिर यहीं पे वेस्टर्न में है कि इंडिविजुअल और ग्रुप का दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे एकदम डिस्टिंक्शन आ जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम अगर वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं तो हमारी पर्सनालिटी में क्या होगा? क्योंकि हम उस कल्चर में डेवलप हुए हैं, हमने हमारी डेवलपमेंट एज में हम वहीं पे थे, तो उससे हमें क्या होगा? हम थोड़ा सा सोसाइटी को और थोड़ा सा हम अपने आप को एक डिस्टिंक्ट
एंटिटी मान के चलेंगे। अब वहीं पे हम उतना ज़्यादा हमें शायद कोऑपरेशन ना हो, या अगर मतलब सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा होगा, सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा नेगेटिव टर्म जा रहा है, उससे बढ़िया टर्म हमारा हो जाएगा सेल्फ फोकस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, हाँ इंडिविजुअल फोकस्ड, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक व्यू, ये चीज हो जाएगी हमारी वेस्टर्न कल्चर में। अगर हम वहां पे डेवलप होने, हमारी पर्सनालिटी में वो चीज आएगी ही आएगी, ठीक है, हमारे सेल्फ में वो चीज आएगी ही आएगी। अब वहीं पे अगर हम इंडियन कल्चर में हम बड़े हो रहे हैं, वी आर ग्रोइंग देयर, तो हमारे ये आएगा कि हाँ जितना हम खुद से सोसाइटी को कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, कोऑपरेशन की भावना ज्यादा होगी, एम्पैथी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेस्टर्न। तो ये चीजें होंगी ज्यादा, क्योंकि हमने सेल्फ को और सोसाइटी को दो अलग अलग एंटिटी नहीं माना है, दोनों को एक ओवरलैपिंग टर्म्स में यूज करा गया है, ठीक है, ये चीज है हमारी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू इज दैट द वे बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन, बाउंड्री आपको बता दी गई है। द इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्टिंग नेचर ऑफ दिस बाउंड्री, शिफ्ट होती रहती है, ओवरलैप करती रहती है। Thus our self at one moment of time expand to fuse with the cosmos and include others, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम्स टू बी कंप्लीटली withdrawn from it and fully focus on individual self, ठीक है। हमारे में थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया है कि हाँ हम सोसाइटी का तो बहुत अच्छा पार्ट है, हाँ फिर कभी कभी खुद की पर्सनल नीड्स भी देख ली जाती है, ये चीजें हैं इसमें। द वेस्टर्न व्यू सीम्स टू होल्ड क्लियर डायकोटॉमीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर, डिस्टिंक्शन, ये इसका मतलब डिस्टिंक्शन हुआ नेचर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द इंडियन व्यू डज नॉट मेक सच क्लियर डायकोटॉमीज, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड माना जाता है और ये एकदम डिस्टिंक्ट माना जाता है। इसमें कभी कभी खुद पे ज्यादा फोकस हो जाता है, या फिर कभी कभी सोसाइटी पे ज्यादा फोकस हो जाता है एट लार्ज, लेकिन है दोनों इंटर रिलेटेड ही, ये चीजें हैं, ठीक है। In Western culture, the self and the group exist as two different entities with clear defined boundaries. Individual members of group maintain their individuality. Individualistic view है ना, क्योंकि तो individuality तो maintain करेंगे ही. In Indian culture, the self is generally not separated from one's own group. Rather, both remain in a state of harmonious coexistence. बिल्कुल, जैसे कि अगर एक इंसान है A, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो उसका अभी भी ये माना जाता है कि अच्छा आप इधर से आ रहे हो, अच्छा आप इस गांव से आ रहे हो, अगर सेम जगह से कोई बिलोंग करता है उनकी दोस्ती ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बहुत देखा है मैंने। तो ये हो जाएगा कि वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन व्यू के कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि लोग अपने आप को अपनी सोशल आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखते हैं, इसी वजह से तो ये लोग इतने अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये है इंडियन में, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक व्यू नहीं है, ठीक है, सोसाइटी और जो इंडिविजुअल है बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। In the Western culture, on the other hand, they often remain at distance. This is why many Western culture are characterized as individualistic, whereas many Asian culture are characterized as collectivistic. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कलेक्टिविस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक। अब है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी? हमने सेल्फ के बारे में पढ़ लिया। सेल्फ और पर्सनैलिटी थोड़े थोड़े एक जैसे ही आपको साउंड कर रहे होंगे कि हाँ इस इंसान मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, और मेरे बारे में सेल्फ के बारे में क्या ही बात होगी, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यही मानते हैं इन जनरल लोग। बट ये नहीं है, ये भी है, मतलब एंटायरली ये नहीं है। जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो ये है कि रिलेटिवली स्टेबल फीचर्स ऑफ वंस बिहेवियर या एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रिलेटिवली स्टेबल बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन आर नोन एज पर्सनैलिटी, ठीक है। The literal meaning of personality is derived from Latin word persona, the mask used by actors. ये इतना important नहीं, after putting the mask. For lay person, personality generally refers to the physical or external experience, जबकि physical और external experience नहीं होता सिर्फ personality में physical appearance भी आता है, और आप mentally कैसे हो वो भी आता है, आपके behaviors भी आते हैं, ठीक है। When we find someone good looking, we often assume that person also has charming personality, but it is not always true, you know it. This notion of personality is based on superficial impressions which may not be correct, right? In psychological terms, personality refers to our characteristic ways of responding to individual and situation. People can easily describe the way in which they respond to various situation. जैसे कि हमें पता है किसी की पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट है कि he is very calm, this person is very calm, ठीक है। क्यों है?
हमने क्योंकि उसके बिहेवियर में एक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न देखा ना कामनेस का, तो हम ये भी कभी कभी प्रेडिक्ट कर देते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, यू रिमेंबर इट। कभी कभी ये भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा अगर कभी सिचुएशन आती है कोई स्ट्रेसफुल, दिस पर्सन विल रिमेन काम, ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी का एक एट्रीब्यूट हो गया कामनेस, ठीक है। ये चीज है हमारी। These words refer to different components of personality. In this sense, personality refers to unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situation over a period of time. ठीक है, over a period of time का मतलब वही relatively stable, ठीक है। If you watch closely, you will find that people do show variations in their behavior. One is not always cautious or impulsive. हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वो काम है इंसान वो हमेशा ही काम रहे। हम ये कह सकते हैं कि 90-20 चांसेस है, 80%, 90-20 कह रही हूँ, 80-20 चांसेस है, 80% चांस है कि हाँ वो काम रहेगा क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट है, तो वो प्रैक्टिस करेगा ही, कामनेस प्रैक्टिस करेगा ही। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम है, तो क्या वो इंसान एकदम ही काम रहेगा? तब भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो सकता है, तो वो 20% चांसेस है, ठीक है। ये है कि उस एट्रीब्यूट का जो रेशियो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा ज्यादा है, यही चीज है। For example, an honest person is more likely to remain honest irrespective of time or situation. However, situational variations in behavior do occur as they help individual in adapting to their environmental circumstances. In brief, personality is characterized by the following features. अब हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया डिस्क्राइब की पर्सनालिटी किस किस चीजों से, कौन कौन से फीचर से कैरेक्टराइज होती है, तो हम क्या लिखेंगे? अभी हमारी बात हुई कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होती है कैरेक्टराइज, तो सिर्फ अगर फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होती होगी तो किससे और होती होगी? फिजिकल तो है ही, उसके बाद साइकोलॉजिकल कंपोनेंट से भी होती है। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, जो भी उसका एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, वो सब अलग अलग होगा अलग अलग इंसानों में। इट्स मेन फीचर डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम। किसी का ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनालिटी है थोड़ी सी एग्रेसिव होने की तो वो इंसान हमेशा ही एग्रेसिव रहेगा। अगर उसने सोचा है, अगर उसने सेल्फ एफिकेसी लगाई है कि हाँ आई कैन रिमेन काम, अब मैं एग्रेसिव नहीं रहूंगा, उसने वो कंट्रोल करने का सोचा है, तो क्या वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट इतनी इजीली चेंज नहीं होगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना फितरत, तो फितरत जो है वो इतनी इजीली चेंज नहीं होती, हो जाती है बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खुद से मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन सब लगता है। It is dynamic in sense that some of its feature may change due to internal or external situational demands. Thus, personality is adaptive to the situation. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब बच्चे एडोलसेंट होते हैं, मतलब एडोलसेंट बनते हैं, एडोलसेंस एज में होते हैं वो, तब कभी कभी कुछ ओवरली इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन क्या वो हमेशा ओवरली इमोशनल रहेंगे? वो तो उनके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है ना, या क्या पता उनकी सिचुएशन ऐसी हो तो तब हो रहा है ना। जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा ही रहेंगे, वो टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं और टाइम के साथ अडेप्ट होते रहते हैं, ये चीजें हैं। Once we are able to characterize someone's personality, we can predict how that person will probably behave in various circumstances. वही prediction लगाना. An understanding of personality allows us to deal with people in realistic, acceptable ways. For example, if you find a child who do not like orders, the most effective way to deal with the child will not be to give orders. जैसे कि कोई बच्चा है एंड वो बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है, शोर करता है, ये करता है, और अगर आप उसको डांटोगे तो वो और करेगा, वो नहीं मानेगा, कोई भी ऑर्डर नहीं मानेगा क्योंकि उसे पसंद नहीं है वो ऑर्डर मानना, ठीक है। तो अगर आपको उसके बिहेवियर में थोड़ा सा कुछ चेंज लाना है या अपनी बात मनवानी है, आप कैसे मनवाओगे? एज अ पेरेंट आप कैसे मनवाओगे? आप उसको ऑर्डर्स नहीं दोगे, आप कोई और अप्रोच लगाओगे कि उसको बातों में बहला फुसलाकर उससे ये काम करवा लिया जाए, ठीक है, या फिर इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। जब आपको पता है कि हाँ इस चीज से वो नहीं मानेगा तो चेंज द अप्रोच, ठीक है, क्योंकि फोर्स करेंगे तो वो बच्चा और एग्रेसिव होगा, ये चीजें हैं। Several other terms are used to refer behavioral characteristics of individual. Quite often they are used as synonyms of personality. Some of these terms are given in box 2.1 along with the defining features. You may also read them carefully to appreciate how they are different from notion of personality. Personality related terms क्या होती हैं? पर्सनैलिटी हमें पता चल गया, रिलेटिवली फेयर एंड स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। अब उससे थोड़ा सा रिलेटेड टर्म्स क्या है, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड टर्म्स क्या है? टेम्परामेंट, बायोलॉजिकल बेस्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग। कोई कहते हैं ना शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड,
या फिर दैट पर्सन इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो क्यों कहते हैं, इन जनरल लोगों को जब गुस्सा आता है, जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उनके लिए टर्म्स यूज करी जाती हैं कि दैट पर्सन इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड दिस एंड दैट। मतलब क्या है इसका, वो जो इंसान है ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, तो उसका जो टेम्पर है वो बहुत शॉर्ट है। दैट पर्सन इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, वो जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। ये चीजें हैं, यही है इसका टेम्परामेंट का मतलब। देन है ट्रेट, स्टेबल, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे, कि अच्छा ये इंसान ना इसी वे से बिहेव करेगा, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रिडिक्शन टाइप का कि हाँ ये इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा, तो ये डिस्पोजिशन हो गई। कैरेक्टर, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर, हम कहते हैं ना इस इंसान का कैरेक्टर बहुत हाई है, बहुत अच्छे कैरेक्टर का है ये इंसान, तो ये क्या है, ये है कि ओवरऑल पैटर्न जो है इस इंसान का, रेगुलरली अकरिंग जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है ना। हैबिट, हैबिट आदत, ओवर लर्नड मोड्स ऑफ बिहेविंग, बिहेवियर आप कर रहे हो लेकिन क्या हर बिहेवियर आपकी हैबिट है, नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल आप बिहेवियर कर रहे हो, कोई इंसान है ज्यादा खेलता कूदता नहीं है लेकिन अभी वो खेल कूद रहा है, तो क्या वो उसकी हैबिट बन गई खेलना, नहीं। वहीं पे अगर कोई, उसने ज्यादा दिनों तक ये कर लिया, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो ओवर कर लिया, ओवर लर्नड मोड्स ऑफ बिहेविंग उसी इंसान ने, तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी आगे जाके, ये चीज है। वैल्यूज, गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू अचीव, वैल्यूज मानी जाती हैं, ये हमारा वैल्यूज है कि आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर होते हैं वैल्यूज। तो वैल्यू जो है ये गोल्स हैं, आइडियल्स हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वर्थ वाइल टू अचीव, और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।